हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। जो आज हमारा है वो अध्याय है बायोलॉजी का वर्ग की, है ना। आज हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम सारे बच्चे वर्ग की पढ़ेंगे। वर्ग की के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग की में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न आए हैं पिछले अध्याय में, उन पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है ना। इसमें आज हमारे पास तीन इसके छोटे छोटे पार्ट हैं। कौन पहला है वर्ग की समूहों का पदानुक्रमित संरचना है, द हेरेडिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप से है। दूसरा है मोनेरा जगत अर्थात किंगडम मोनेरा हमारा है। तीसरा हमारा जो है वो है प्रतिष्ठा जगत, मतलब किंगडम हमारा जो है वो है प्रतिष्ठा है, ठीक है ना। चौथे की बात की जाए तो वो हमारा है द्विनाम पद्धति है अर्थात बायनोमियल नोमेनक्लेचर है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। इन चारों पार्ट्स के बारे में, चारों अध्याय के भागों में देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न हमारे रेलवे एग्जाम में पिछले कई वर्षों में पूछे गए, है कि नहीं। देखें जैसा कि आज हमारा का पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो प्यारे बच्चों, जो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है वो कौन सी हमारी है? तो वो हमारी है जाति। कौन बेटा है? तो वो हमारी है जाति। मतलब जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। क्या सबसे हमारी सबसे छोटी इकाई क्या हमारी है बेटा? तो वो है जाति होती है, ठीक है ना। वर्तमान में सभी को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे छोटा भाग हमारा है क्या है? वो है जाति होती है। क्या हमारा है? वो जाति होती है, ठीक है ना। इसमें देखें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जानकारी अर्जित करते हैं, तो लोग गौर करेंगे थोड़ा से। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या हमारी है? तो जाति अर्थात स्पीशीज है। जाति अर्थात स्पीशीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी समान हमारी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं जो उन्हें दूसरे से अलग करते हैं। या वर्गीकरण क्या हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? तो होती है जाति होती, ठीक है ना। वही बात करते हैं हम लोग किसकी? वंश अर्थात जीनस की बात करते हैं। तो बहुत सी जातियां मिलकर क्या बनाती है? हमारी एक वंश का निर्माण करती हैं। वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है जैसे ब्रेसिका। ब्रेसिका क्या हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। कुल हमारा फैमिली वंश के समूह हम लोग क्या कहते हैं? कुल को कहा जाता है, ठीक है ना। कुल में वही वंश आते हैं जो क्या होते हैं? उसके लक्षणों से संबंधित, मतलब एक कुल हमारा एक लक्षणों को मतलब उनमें उसको रखा जाता है कि नहीं। वही हमारे अगला क्या आते हैं? गण आते हैं। इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों को मिलते हुए क्या में पाए जाते हैं? कुल पाए जाते हैं। मतलब एक के ऊपर एक हमारा रखा गया है। जात जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, इसमें विशेष प्रकार के क्या जीवों का जो लक्षण होता है इसमें विशेषताएं के रखे जाते हैं। वंश क्या होती है? तो वंश कई जातियों से मिलकर बनी होती है कि नहीं। हमारा कुल क्या होता है? तो वंश के समूह हम लोग क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षण से मैच खाते हैं, ठीक है ना। गण क्या होते हैं? तो गण के अंतर्गत हमारे मैच खाने वाले क्या आते हैं? हमारे कुल आते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या? क्या हमारा है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? प्यारे बच्चों, वर्गीकरण की जो मूल इकाई है उसे हम लोग जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को हम लोग जाति कहते हैं, ठीक है ना। जात की बात हमारा आता है वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद हमारा आता है गण आता है ना। तो सजीवों जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? सबको पता हो गया है, ये जाति है। क्या हमारी है? तो जाति है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन गौर करें हम लोग, ध्यान देंगे तो जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच में आता है? तो कुल और जाति के बीच में गौर किया जाए, सबसे नीचे होती है हमारी जाति। जाति के बाद आता है वंश, वंश के बाद हम लोगों का आता है कुल, और कुल के बाद क्या आता है बेटा? कुल के बाद हमारा आता है गण। तो पूछा किसके बीच गया है? पूछा गया है कुल और जाति के बीच। तो कुल और जाति के बीच क्या आता है? देखा जाए कुल और जाति के बीच हम लोगों का वंश आता है। क्या आता है? तो वंश आता है। वंश हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ना। समझ में आया क्या नया? तो कुल और जात के बीच क्या आता है हमारा? कुल और जात के बीच हम लोगों का वंश आता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, गौर करना। तो वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय नामकरण क्या होता है? कोड द्विजीव द्वारा जीवों के वर्गीकरण कितनी हमारी है? तो ये 7 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। ये श्रेणियां कौन सी हैं? तो सबसे बड़ा होता है जगत, जगत नीचे हमारा होता है संघ, संघ नीचे होता है वर्ग, वर्ग नीचे होता है गण, गण नीचे होता है कुल, कुल नीचे वंश। अब बेटा क्या होता है? वंश नीचे हमारी होती है जाति, है ना। सबसे छोटा है जाति, जात से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ, संघ से बड़ा जगत होता है, ठीक। मतलब ये क्रम है, ध्यान रखना। तो सबसे नीचे क्या होता है? गौर करना। तो सबसे बेटा नीचे जो हमारी होती है वो होती है जाति, जात पर जो हमारा आता है वो होता है वंश,
वंश बटा जो हमारा आता है वो होता है कुल, और कुल पर बटा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं गण। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं गण कहते हैं, ठीक है ना। उसमें हमारा आता है गण, गण से ऊपर जो हमारा बटा होता है वो आता है वर्ग, वर्ग से बटा जो होता है वो हमारा आता है संघ, और संघ पर बटा जो होता है उसे हम लोग किंगडम अर्थात जगत कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारा 7 वर्ग है, ठीक है ना। तो उससे सबसे नीचे क्या होता है हमारा मूल, वो है जाति, जाति से ऊपर दूसरा हमारा होता है वंश, वंश तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कुल, कुल के बाद आता है जो उसे गण कहते हैं, गण के बाद गणों से मिलकर बना होता है उसे वर्ग कहते हैं, वर्ग से मिलकर तो संघ कहते हैं, और संघों से मिलकर बना उसको हम लोग जगत कहते हैं। मतलब सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, जगत होता है। एक जगत में कई हमारे जीव आते हैं, ठीक है ना। और जाति में बेटा एक विशेष प्रकार के लक्षण के जीव होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है, तो ये बेटा हमारा पूरा पार्ट है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम बेटा होता है बड़े से छोटा क्रम। क्या बेटा होता है हमारा, बड़े से छोटा क्रम होता है। तो अभी हम लोग बड़े से छोटा क्रम देखे थे, है क्या नहीं। तो बड़े छोटा क्रम बेटा क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा होता है जगत। क्या हमारा होता है, जगत होता है। जगत के बाद गौर किया जाए हमारा उसके बाद आता है संघ होता है ना। और संघ में बाद क्या हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है वर्ग होता है ना। वर्ग के बाद हम लोग का आता है गण, बेटा गण के बाद हमारा आता है गौर किया जाए तो कुल, है ना। कुल के बाद आता है वंश, वंश के बाद जो हमारी आती है वो हमारी है जाति। क्या हमारी है, जाति, है ना। तो सबसे ऊपर जगत, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति आती है ना। गौर किया जाए ये तभी हम पिछले पॉइंट में पढ़ाए थे, आप बताए थे, है कि नहीं। देखो पहले क्या होता है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ठीक है ना। यही है बताए हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, है ना। देखेंगे कौन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखा जाए तो कौन हमारा मैच कर रहा है, अगर गौर किया जाए तो हमारा यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जगत संघ, जगत संघ कहाँ लिखा है, तो ये लिखा हमारा सी ऑप्शन, है ना। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को जो सी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति जो हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, है ना। ध्यान देखा तो वर्गीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तिका कौन सी हमारी सिस्टेमा मिसुरी में किया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहता था, वर्गीकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कैरोलस लीनियस को, वर्गीकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्गीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक सिस्टेमा मिसुरी में किया था, ठीक है। क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग वर्गीकी का जनक अर्थात वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वर्गीकरण की मूल इकाई क्या हमारी है, जाति है। वह सर्वोच्च इकाई क्या हमारी है, तो वो है जगत है। सभी इकाइयों को आरोही क्रम में पदानुक्रम अगर खत क्या होता है, जगत होता है, संघ होता है, वर्ग होता है, गण होता है, कुल होता है, वंश होता है, और सबसे लास्ट में जाति होता है। मतलब घटते क्रम में रखा जाए तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, देखा जाए तो प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है ना। तो अभी हमने बताया था सबसे ऊपर क्या होता है बेटा, सबसे ऊपर होता है जगत, जगत बाद होता हमारा क्या आता है, संघ आता है, संघ के बाद हमारा क्या आता है, वर्ग आता है ना। वर्ग के बाद हम लोग क्या आता है, गण आता है क्या नहीं। और गण के बाद क्या आता है, गण के बाद हम लोग का कुल आता है, और कुल के बाद क्या आता है हमारा वंश आता है, और वंश लास्ट में क्या आता है हमारी आती है, जाति आती है। ये क्या हमारा आता है, ये हमारा उल्टा क्रम है, अवरोही क्रम है ना, मतलब घटता हुआ क्रम है। अब मैच कर दो कौन मैच करता है इसमें, हमारा सब संघ से स्टार्ट है ना, मतलब उल्टा लिखा गया इसमें भी। तो संघ, वर्ग, गण कहाँ लिखा है, संघ, वर्ग, गण, तो ये लिखा हमारा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में, है ना। क्या लिखा लिखा ऑप्शन नंबर सी में लिखा ना, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति ना। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा ना। आगे देखिए गौर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, मतलब 5 जगत प्रणाली जो थी हमारी थी, जिसको हमने विटेकर ना वैज्ञानिक ने दिया था ना, आर विटेकर ने दिया था। तो उसमें जो 5 जगत प्रणाली था उसमें जो वर्गीकरण का मुख्य आधार था वो उनका था पोषण। क्या था उनका, वो उनका मुख्य आधार था पोषण था। तो क्या हो जाएगा, हमारा पोषण का विकल्प बताइए, हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, पोषण जो था वो क्या था, उसी के आधार पर विटेकर ने 5 जगत प्रणाली का वर्णन किया था, ठीक है ना। आगे गौर करिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक, हमारा क्या गौर करना, तो ध्यान देखना। तो आर.एच. विटेकर ने सन 1969 में जीवों के 5 जगत वर्गीकरण किया। 5 जगत प्रणाली का जो वर्गीकरण का मुख्य आधार था क्या था बच्चों, वो हमारा था पोषण था। क्या था वो था, पोषण था। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले है ना जगतों का नाम क्या थे हमारे थे, मोनेरा था, प्रतिष्ठा था,
फंजाई था, प्लांट था और एनिमेलिया था। क्या था हमारे 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी थी हमारी थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, है ना। 5 जगत प्रणाली कौन कौन थी? सबसे छोटी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया थी, ठीक है ना। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जात वृत्ति संबंध, उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड इसके हमारे क्या थे? किसके हमारे? तो आर.एस. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सबसे बड़ा समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किंगडम अर्थात जगत कहते हैं ना। तो जगत सबसे अधिक होता है। देखो जगत कहाँ लिखा है? वंश, गण, कुल, जगत, है ना। जगत हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम किसमें होते हैं? तो सबसे कम जाति में होते हैं, ठीक है ना। अगला देखा जाए, नेक्स्ट पार्ट देखा जाए, उसमें क्या लिखा है? व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक समूह में शामिल नहीं होता है। तो पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं शामिल होता है, वो होता है हमारा एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव में। क्या बताया था उन्होंने? बताया था एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव में पूर्णतः शामिल नाभिक नहीं होता है। उसको उन्होंने रखा था मोनेरा संघ में। कहाँ रखा था? उसको रखा था मोनेरा संघ में रखा था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान रखना। तो वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक आर.एस. व्हिटेकर ने समझ जीव जगत प्रणाली को 5 जगत में बांटा, है ना। कौन कौन समझ थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। 5 जगत हमारे कौन से? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, क्या थे हमारे? ये 5 जगत प्रणाली थी जिसको आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में दिया, ठीक है ना। जिसमें से मोनेरा जगत जो था के प्राणी कैसे थे हमारे? थे एक कोश की तथा पूर्ण केंद्रीय होते हैं। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होता है। इसका केंद्रक द्रव्य संपूर्ण क्या होता है? कोशिका द्रव्य में फैला होता है। इसमें केंद्र कला क्या हमारे होते हैं? तो अनुपस्थित होती है। किसमें बेटा होते थे? मोनेरा संघ वाले जीवों में, जो कि एक कोश की होते थे, ठीक है ना। परंतु इसमें जो हमारा होता है केंद्र कला क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे गौर किया जाएगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, ना। तो जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण जो किया था वो किया था आर.एस. व्हिटेकर ने किया था। कब किया था? तो 1969 में किया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम, है ना, क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो 5 समूह कौन कौन से थे हमारे? थे पहला हमारा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, है ना। कौन कौन से हमारे गौर किया जाए तो हमारे 5 समूह थे। बात किया तो पहले हमारा था मोनेरा था, मोनेरा लिखा है ना इसमें। फिर हमारा था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है। फिर उसके बाद फंजाई, फंजाई था। प्लांट था और एनिमेलिया था। तो कौन सा नहीं था इसमें गौर किया जाए? इसमें प्रोटोजोआ जो हमारा उसमें शामिल नहीं था। क्या था हम लोग? प्रोटोजोआ शामिल उसमें नहीं था ना। 5 हमारे ग्रुप बांटे गए थे, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट व एनिमेलिया संघ में 5 वर्ग जगत में बांटे गए, ठीक है ना। इसमें हमारा प्रोटोजोआ नहीं आता है। क्लियर हो गया ना। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बैक्टीरिया अत्याधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहन करने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है, मतलब वो क्या बना सकता है अपने शरीर के ऊपर, जिससे वो क्या कर सके? सभी वातावरण में खुद को ढाल सके और सभी वातावरण में वो रह सके। तो वो क्या है हमारे बच्चों? तो वो हमारा एंडोटॉक्सिन्स नहीं, चौड़ी प्लेटलेट्स दीवार नहीं, वो होता हमारा एंडोस्पर्म्स। क्या बेटा होता है? एंडोस्पर्म्स एक मोटी क्या हो जाती है उसके ऊपर लेयर हो जाती है। इससे क्या होता है? वो अपने आप को सभी वातावरण में ढाल करके रख सकता है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप तंद्राओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो अति जटिल स्थान, निवास करने स्थानों पर जो निवास करते हैं वो हमारे अभी तक खोजे गए जीवों में केवल जीवाणु हो। क्यों हमारे यहाँ? तो वो केवल जीवाणु है जो सभी प्रकार के मौसम वातावरण में रह सकते हैं ना। तो जीवाणु कहाँ लिखा है? ये हमारा हो गया है बी ऑप्शन। क्या हमारा जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे, थोड़ा जीवाणु जान लेते हैं हम लोग। तो सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे आते हैं? तो सभी जो जीवाणु है वो सब मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी सूक्ष्म जीव सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। आद्य जीवाणु ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और चर्चा कर लेते हैं। ये जीवाणु अत्यंत कठिन व्यास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने,
है ना, एवं कच्छ क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, संरचना होती है, एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें क्या करते हैं, प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है नहीं, मतलब क्या होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। इसी कारण क्या होती है, उनको हर वातावरण में जीने की उनके लिए सहायक होती है। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या पूछा कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों। तो नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम हमारा है राइजोबियम। क्या नाम हमारा है, राइजोबियम। ठीक है ना, ये राइजोबियम जो होता है ये दाल व तिलहन वाले पौधों के जड़ों में पाया जाता है। कौन हमारा, राइजोबियम पाया जाता है ना। आगे देख लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यह मुख्यतः दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। बेटा पाया जाता है, दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है ना, राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। इसलिए बेटा क्या आता है, मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। जहाँ पे ऊसर जमीन होती है, जहाँ पे मतलब कम पैदा होता है, वहाँ राइजोबियम के लिए दलहन फसलों का प्रयोग करता है, कि वहाँ क्या होता है, हमारी जो भूमि है वो भी और उपजाऊ हो जाए। ठीक है ना, राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ऊंचा है ना, सनई, सेम एवं अन्य सभी दलहनों की फसलों का लाभ होता है। ठीक है ना, मतलब इस सभी में क्या होता है, सभी जड़ों में राइजोबियम है ना जीवाणु जो हमारा क्या होता है, पाया जाता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा फिक्सिंग होता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। क्या हमारा है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, दूध को दही में बदलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लैक्टोबैसिलस। किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग करते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं हम लोग दूध से दही बनाने में। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे अगला क्वेश्चन पे ध्यान रखना। तो दूध को दही बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणु किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। रखना, दही जो हमारा एक दूध उत्पाद है, इसे क्या करते हैं हम लोग, दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा बनाते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, यह पोषण की दृष्टि से सबसे उत्तम बनाता है। कौन हमारा, दूध, इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B6 होता है और विटामिन B12 से क्या होता है हमारा, ये समृद्ध होता है। कौन हमारा, दूध है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश की जीव समाविष्ट होते हैं, है ना। तो बेटा क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र है ना केंद्रीय पटल रहित। तो जो केंद्रीय पटल रहित बेटा होते हैं वो हमारे रखे गए हैं मोनेरा संघ में। कहाँ बेटा रखे गए बेटा, तो वो रखे गए हमारे मोनेरा संघ में बैक्टीरिया सारे रखे गए। ठीक है ना, और जिनमें केंद्रीय पटल रहित नहीं होते हैं उनको रखा गया है प्रोटिस्टा। मतलब जो प्रोकैरियोटिक हमारे होते हैं ना, हमारे जीवाणु होते हैं, मतलब है ना कोशिका वाले जीव होते हैं ना, कोशिकीय जीव, उनको मोनेरा संघ में रखा गया है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका वाले है ना जीवाणु होते हैं उनको प्रोटिस्टा संघ में रखा गया। इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे ध्यान रखेंगे तो मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को समाविष्ट किया गया है। एक कोशिकीय जीवों में केंद्रीय पटल रहित कौन हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है। ठीक है ना, अर्थात जिनमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है परंतु इसे कोशिका द्रव्य से अलग रखने के लिए केंद्रक नहीं होता। उन्हें कहा रखा गया, हम लोग रखे हैं मोनेरा जगत में रखा गया। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, है ना। तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम था उसका, नाम था तो उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया था। ठीक है ना, जो क्या करता था, जो प्रकाश संश्लेषी जीव था, जो क्या करता था, ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, है ना। ध्यान रखना। तो साइनोबैक्टीरिया से हम लोग क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, जानता है। यह क्या हमारा एक है पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम आक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव। क्या हमारा है, आक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव कौन हमारा है, तो वो साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई। किसके द्वारा हुई, तो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा हुई है। ठीक है ना,
आगे क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट देखो गौर करेंगे तो बेसैली ऐसे जीवाणु हैं जो डाट डाट होते हैं। बेसैली पैराचो ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्षणनुमा होते हैं। कैसे बेटा होते हैं? जो क्षणनुमा मतलब लंबी लंबी आकृति में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षणनुमा कहा जाता है। ठीक है ना। आगे चल देखिए हम लोग नेक्स्ट वर्क करेंगे तो यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर क्या हमारा हो फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अगर एक सिरे में फ्लैजेला होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस। हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस, है ना। मतलब एक ही होता है। क्या कहा गया? यह किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसेरिकिया क्या हमारा है? एसेरिकिया कोलाई डाट डाट में पाया जाता है। तो एसेरिया कोलाई जो है ये मानव की आंत में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो एसेरिया कोलाई जो हमारा है ये मानव की आंत में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हो जाएगा हमारा मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक है ना। आगे और करेंगे, नेक्स्ट में गौर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है ना। तो मोनेरा समूह वो आते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हमारा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, सब क्या हमारे हैं? ये सब हमारे हैं प्रोकैरियोटिक है। सब क्या आते हमारे आते हैं? मोनेरा संघ में आते हैं। जबकि डायटम बेटा है, डायटम हमारा होता है ये यूकैरियोटिक। ठीक है ना। इसीलिए इसको रखा गया, हम लोग रखे हैं प्रोटिस्टा संघ में रखा गया। किसको? हम लोग डायटम को ध्यान में। ठीक है ना। गौर करना तो सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे आते हैं बेजगत के अंतर्गत आते हैं। आदि बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया है ना, वास्तु बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा तीनों ही क्या हमारे आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा जगत में एक कोश की कौन हमारे आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक को रखा जाता है। जबकि डायटम हमारा क्या है? एक कोश की तो है, पर किसका हमारा है? ये यूकैरियोटिक जो है। इसीलिए क्या रखा गया? इसको हम लोग रखे हैं प्रोटिस्टा जगत का सदस्य ना। मोनेरा समूह से ये संबंधित हमारा नहीं है। गौर करना, जो हमारा होता है कौन? डायटम, ये हमारा यूकैरियोटिक, इसलिए इसको हम लोग मोनेरा में रख के कहाँ रखा है? इसको रखा गया है प्रोटिस्टा संघ में, इसको रखा गया। ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कोश के जीव? सब क्या हमारा पूछा गया है? इनमें से हमारा कौन सा एक कोश की जीव है? अमरबेल नहीं, ब्रेड पपून नहीं, जू नहीं, कौन हो जाएगा हमारा? पैरामीशियम। क्या हमारा है? पैरामीशियम जो हमारा है वो एक कोश की जीव है। पैरामीशियम क्या हमारा है? तो वो हमारा एक कोश की जीव है। ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक निश्चित आकृति का एक कोश की जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक क्या होता है? विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन के उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी क्या होती है? संरचनाएं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पश्चमाविका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। ठीक है ना बेटा। इस जीव का नाम हमारा है पैरामीशियम। बेटा क्या इसका नाम? इसका नाम हमारा है पैरामीशियम जीव है, जो क्या करता है? भोजन को स्थान तक ले जाने के लिए अपने क्या करता है? रोम्य संरचनाओं का प्रयोग करता है ना। सब लोग क्या कहते हैं? पश्चमाविका था सिलाया कहते हैं। किसका करता है? यूज करता है, तो यूज करता है हमारा पैरामीशियम यूज करता है। ठीक है ना। आगे गौर करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखना, तो इसमें पैरामीशियम क्या होता है? सूक्ष्म में हमारे कोश की प्रोटोजोआ संघ प्राणी है। यह क्या करता है? सिलेया की सहायता से गत करता है। पैरामीशियम कहाँ पाता है? तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। ठीक है ना। युगलिना हमारा क्या होता है? एक कोश की प्रोटोजोआ संघ का ये भी प्राणी है। इसे क्या कहते हैं? जंतुओं और पादपों के बीज की योजक कड़ी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है ना। तो हमारा होता है कौन? युगलिना होता है। इससे जंतु और हमारे किसके लिए? जंतु और पादपों के बीच की मध्य कड़ी कहा जाता है। किसको कहता है? युगलिना। इसमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाया जाता है। ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं बीज की कड़ी अर्थात योजक कड़ी कहते हैं। किसको हम लोग कहते हैं? युगलिना को कहते हैं। ठीक है ना। आगे और करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का ग्रहण डाट डाट द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा में जो भोजन ग्रहण होता है बच्चों, वो होता है शरीर की पूरी त्वचा द्वारा। किस द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का ग्रहण होता है वो शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। ठीक है ना। मतलब किसी भाग से भोजन ये ग्रहण कर सकते हैं पूरी शरीर से। ठीक है ना। आगे और करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो ये रहा फिगर। ठीक है ना। निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है? ठीक है ना। जैसे कि हमारा भोजन है, ये हमारा अमीबा क्या किसको किया है? ग्रहण किया है और अंदर ले गया और क्या किया? इसको पचा गया है ना। क्या किया इसने? भोजन को अंतर ग्रहण किया और क्या किया? उसमें पाचन किया। कहाँ लिखा देखो किया जाए तो ये बेटा हमारा ए ऑप्शन के दोनों विकल्प हैं, ये बी ऑप्शन दोनों विकल्प है, ये सी के ओ बी विकल्प है और ये हमारा डी के ए बी विकल्प। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग, पहला देखते हैं खाद्य स्थानीय भोजन का अंतरा ग्रहण, भोजन का अवशोषण नहीं,
अगला पदार्थ भोजन का अंतरण है, खाद्य राजधानी भोजन का पाचन। क्या जाएगा बेटा, हमारा जाएगा बी ऑप्शन, जो हमारा क्या जाएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। क्या हो रहा है भोजन का यहाँ पर पाचन भी दिखाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। प्यारे बच्चों वो हमारी है संकुचनशील रसधानी। क्या हमारा बेटा, वो हमारी है संकुचनशील रसधानी, जो है क्या होता है हमारा, होता है ये अमीबा की जल मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट गौर करेंगे, ध्यान रखना। तो अमीबा हमारा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने में क्या रखता है, क्षमता रखता है। इसे कहाँ रखा गया है, इसको प्रतिष्ठा जगत संघ में रखा गया, ठीक है ना। अमीबा में उपस्थित क्या हमारी संकुचनशील रसधानी क्या करती है, कोशिकांग जल की मात्रा को बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है ना। अमीबा परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील रसधानी का ही प्रयोग करता है। किसके लिए भी, तो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए भी क्या करता है, संकुचनशील रसधानी का प्रयोग करता है। कौन, अमीबा, ठीक है ना। रसधानी को ढकने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। रखना इसको, क्या गौर करेंगे, अमीबा में रसधानी को ढकने वाली झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। अगर करेंगे, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव की विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है। तो एक जीव के विभाजन से दो जीव का उपखंडन द्विगुणित विभाजन कहलाता है ना, अर्थात बाइनरी विभाजन क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है बाइनरी विखंडन कहलाता है ना, द्विगुणित विभाजन कहलाता है, ठीक है ना। एक जीव से दो जीव का बनना बेटा वो कहलाता है बाइनरी विभाजन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अमीबा खोज का भी, तो अमीबा खोज 1755 ईस्वी में रोजनहाफ ने की थी, ध्यान रखना। तो अमीबा खोज का बेटा बच्चों, तो अमीबा खोज 1755 ईस्वी में रोजनहाफ ने की थी। यह एक कोश की सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव है, ठीक है ना। इसमें समस्त जैविक क्रियाओं एक ही क्या होते हैं, कोशिका में संपन्न होते हैं। गौर करना, अगला पॉइंट क्या है, अमीबा जैसे एक कोश की जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव की विभाजित होने पर क्या होते हैं, दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग द्विभाजन कहते हैं, अर्थात द्विखंडन कहते हैं, या बाइनरी विखंडन कहलाता है, ठीक है ना। अमीबा किसका संघ का प्राणी है, तो अमीबा बच्चों ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक, क्लियर नहीं, क्लियर सर्वाइंट, और कोई दिक्कत नहीं। इसमें आगे देखेंगे हम लोग, गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, अमीबा प्रजनन होता है बाइनरी फ्यूजन, अर्थात द्विखंडन द्वारा होता है। गौर करना, अगला गौर करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है बच्चों, ये हमारा होता है अमीबा में होता है, ठीक है नहीं। बाकी तीनों में क्या होता है, द्विखंडन द्वारा प्रजनन हमारा नहीं होता, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अमीबा में जो होता है वो होता है बाइनरी विखंडन द्वारा होता है, कि नहीं। बाइनरी विखंडन से क्या होता है, यहाँ पर एक जीव दो जीव में बदल जाते हैं। अगला देखेंगे तो सीडोपोडिया है ना, अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं पर मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती है, तो ये हमारी ये बेरच हमारी होती है अमीबा पर मौजूद होती है, ठीक है ना। आगे और करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखना। तो सीडोपोडिया कूटपाद अमीबा पर क्या होता है, मौजूद अंगुली सी आकृति होती है, ठीक है ना। अमीबा में कूटपादों अर्थात सीडोपोडिया द्वारा गमन होता है, मतलब द्वारा क्या करते हैं वो लोग, आगे बढ़ते हैं। अमीबा इन कूटपादों के सहायता से क्या होता है, किसी भी दिशा में चल सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जब अमीबा में नए कूटपाद बनते हैं तो पुराने कूटपाद क्या होते हैं इसमें समाप्त जाते हैं और इनका जीव द्रव्य नए कूटपादों में आ जाता है। इस प्रकार अमीबा में गमन कूटपादों द्वारा होता है। सीडोपोडिया कूटपाद मुख्य रूप से क्या होता है, एक्टिन तंतु होते हैं। क्या हमारे होते हैं, तो ये एक्टिन तंतु होते हैं किसमें, अमीबा में, ठीक है ना। सीडोपोडिया मतलब होता है कूटपाद, कूटपाद साथ क्या होता है, अमीबा आगे की ओर गमन करता है, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बार देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास क्या हमारा है, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है ना। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है, तो ये हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या हमारा बताइए, हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित। कौन हमारा, क्लेमाइडोमोनास है ना। अधिक लिखते हैं प्रोटोजोमा और कौन आता है, हमारा आता है कि नहीं, ध्यान देना। तो किंगडम हमारा वर्ग प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से हमारा उसकी जीव है, यूकेरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इस जगत में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ आदि आते हैं, ध्यान रखना। तो इनमें श्वसन अंग के रूप में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है एवं इनके केंद्रक झिल्ली गोल्गी कॉय
कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र अतः प्रद्रव्य जालिका आदि सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें हमारे तो गौर किया जाए तो प्रोटोजोआ में, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं सूचना अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, गोल्गी काल भी पाया जाता है, ठीक है। झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं प्रद्रव्य जालिका भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्ले माइडोमोनास अमीबा आंट अमीबा प्लाज्मोडियम जुगलिना डायटन आदि का किंगडम प्रोटिस्टा संघ में संबंधित है। कौन कौन देखो प्रोटिस्टा संघ में मारे जाते हैं, घर करना। क्लेमाइडोमोनास अमीबा आंट अमीबा प्लाज्मोडियम जुगलिना डायटम आदि किंगडम से हमारे आते हैं, सब प्रोटिस्टा संघ में से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें संबंधित वर्ग बताया था हमने, किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है बहुखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो बहुखंडन किसमें होता है बच्चा, तो बहुखंडन होता है प्रोटोजोआ संघ में, है ना। अर्थात गौर किया जाता है प्रोटिस्टा किसमें, सॉरी प्रोटिस्टा संघ में, अर्थात प्लाज्मोडियम में हमारा होता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है, ठीक है ना। आगे और किया जाएगा, ध्यान देंगे तो बहुखंडन द्वारा क्या होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, एक कोशिका क्या होती है हमारी, होती है विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम क्या हमारा है, तो एक प्रोटोजोआ है। संघ का क्या हमारा है कि ये प्रणाली है, किसका हमारा प्रणाली बेटा हमारा प्रोटोजोआ का है। बहुखंडन भी क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया, जिसमें क्या होती है जनक कोशिका से कई नई कोशिकाओं जीवों का इसमें क्या होता है निर्माण था, उनका विभाजन होता है। मतलब एक कोशिका से क्या होता है यहाँ पर कई कोशिकाओं का विभाजन होता है। किसमें हमारा होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का हमारा संघ का समूह, है ना। आगे गौर करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट बात। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो बहुविखंडन द्वारा करता है वो प्लाज्मोडियम, है ना, प्रोटोजोआ संघ का। अगला देखेंगे, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है बेटा, वो करता है हमारा प्लाज्मोडियम करता है। सबको क्लियर हो गया है। आगे और किया जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, क्या बताया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का हमारा उदाहरण है। बेटा जो प्रोटोजोआ संघ के जीव सब क्या हमारे होते हैं, सारे हमारे एक कोशिकीय जीव हमारे होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो प्रोटोजोआ क्या बेटा हमारे होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, बस क्या होता है, सब होते हैं यूकेरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो पुनस्टा के अंतर्गत आते हैं आर्थ्रोपोडा, इका इनार्मेटा और एनेलिडा बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, कौन हमारा आर्थ्रोपोडा क्या होता है जगत का बेटा सबसे बड़ा हमारा संघ, ठीक है ना। जिसमें कीट भी सम्मिलित है और लगभग 2/3 भाग क्या होता है जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा से ही बने हैं, ठीक है ना। संघ एनेलिडा में क्या होते हैं, जलीय, स्थलीय, स्वतंत्री तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, केचुए आता है। और संघ में क्या होता है इका इनार्मेटा प्रणालियों में केवल में कैल्शियम युक्त अतः कंकाल पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम इका इनार्मेटा है। ये समुद्री वासी होते, क्या हमारे होते हैं सब समुद्री वासी। कौन हमारा, तो इका इनार्मेटा वाले, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत के क्या है सबसे बड़ा संघ, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें कई प्रकार के हमारे जीव सम्मिलित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गौर करना, सबसे बड़ा किसका संघ हमारा, तो वो है आर्थ्रोपोडा जगत का। आगे देखा जाए तो एक कोशिका के दो समान संतत कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एक कोशिका से दो कोशिका बेटा बनना ये कहलाता है हमारा द्विखंडन कहलाता है। एक कोशिका से कई कोशिकाओं को बनना वो बहुविखंडन कहलाता है, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोश की यूकेरियोटिक या सुकेंद्र की और प्रकाश संश्लेषक है। तो एक कोश की यूकेरियोटिक हम लोग रखते हैं प्रोटिस्टा संघ में रखते हैं, रखते इसको हम लोग रखते हैं प्रोटिस्टा संघ में रखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो प्रोटिस्टा जगत में क्या होते हैं हमारे होते हैं एक कोश की था सुकेंद्री होते हैं, जिनमें समस्त कोशिकाएं उपस्थित होती है। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषक परापोषण और शोषण द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हमारे तो परापोषण या प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से ज्ञान करते हैं। इस जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइड तथा प्रोटोजोआ आदि जीव आते हैं। कौन कौन हमारे आते हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइड, प्रोटोजोआ आदि जीव इसमें अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत हमारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तुत की, परिचय तो द्विपद नाम पद्धति जो प्रस्तुत किया था ये किया था कैरोलस लिनियस ने। इसको क्या करते हैं हम लोग, सी लिनियस भी कहते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा
करोलस लिनियस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगला ऑप्शन गौर करेंगे तो ध्यान देते हैं। द्विनाम पद्धति जीवों, जंतु व वनस्पति के नामकरण की पद्धति है, जिसे क्या कहते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन हमारे करोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के 2 अंग होते हैं जो जीव के वंश, जीनस और जात अर्थात स्पीशीज के बताते हैं। जैसे कि इलियम, सेपा, प्याद का, यह क्या हमारा है, इलियम और सेपा जाति को बताता है। इलियम क्या बताता है, वंश को, और सेपा क्या बताता है, उसकी जाति को बताता है। ठीक, मतलब ए बताता है वंश, क्या बताता है, उसकी जाति को बताता है। ठीक, द्विनाम पद्धति में ध्यान रखना। जार्ज डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादन किया, से क्या कहा गया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। द्विमात्रीय मंडलीय के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का था क्लाइड को लुई बर्थले का रासायनिक संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे डाल्टन ने दिया था, किसका दिया था, तो इन्होंने दिया था पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत दिया था। वही वर्ग क्या था, द्विमात्रीय मंडलीय ने आवर्त दी थी। वही लुई बर्थले ने रासायनिक संतुलन का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, और हमारे कौन, करोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है ना, आगे हम लोग और करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई, बच्चा तो नामकरण पद्धति शुरू की गई थी तो करोलस लिनियस द्वारा शुरू की गई है ना। आगे उसमें ध्यान देंगे तो ध्यान रखना, करोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, इसीलिए इन्हें क्या कहता है, वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसको, करोलस लिनियस। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है ना, पहला शब्द उसका वंश का नाम हो, दूसरा शब्द क्या होता है, बेटा उसकी जाति का नाम होता है। ठीक है ना, वंश और जाति के नामों के पश्चात वर्ग विधि का नाम लिखा जाता है, मतलब इसके बाद जिसने उसकी खोज की बेटा उसका नाम भी लिखाता है, जिसने सर्वप्रथम इस जाति वर्तमान का नाम प्रदान किया था। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। ठीक है ना, आगे और का ध्यान देंगे हम लोग। इनमें से किसी जीव की जगत की सभी प्रजातियां द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है। द्विपद नाम पद्धति जनक माना है करोलस लिनियस को, है ना, सबको पता हो गया है। आगे और करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे तो करोलस लिनियस किस रूप में जाना जाता है, करोलस लिनियस को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता, है ना, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या कहा था उनको, कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है ना, आगे किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है बच्चों, वो जाना जाता है कार्ल लिनियस को, है ना। क्या जाना जाता है तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ठीक है ना, आगे गौर करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे तो करोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है, करोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। रखना तो क्या गौर करेंगे, करोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है तो करोलस लिनियस को वर्गीकी विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन तो, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, तो टेक्सोनॉमी मतलब होता है वर्ग की, तो वर्ग की नाथ हमारे जो हैं वो थे लिनियस। तो कौन थे बेटा, वो थे करोलस लिनियस थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या वर्गीकी का जनक, द्विनाम पद्धति का जनक, है ना, टेक्सोनॉमी का जनक कौन थे बेटा, वो सारे चीज एक ही है, कौन बेटा है, तो वो हमारे हैं करोलस लिनियस है। ध्यान रखना, जीव विज्ञान के नामकरण या नामकरण उस प्रणाली जिसका हम आजकल उपयोग करते हैं कि खोज इनमें से किस विज्ञान द्वारा की गई बेटा, नामकरण प्रणाली की खोज बेटा की गई थी, वो खोज की गई थी करोलस लिनियस द्वारा की गई थी। ठीक है ना, आगे गौर करेंगे हम लोग, करेक्शन देखेंगे तो सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई बेटा, तो सिस्टमा नेचुरी जो पुस्तक है इसी में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया गया है बेटा, ये लिखी गई थी करोलस लिनियस द्वारा, बेटा ये लिखी गई थी करोलस लिनियस द्वारा लिखे गए थे। ठीक है ना, इस प्रकार बेटा क्या होते हैं, इस प्रकार जो हमारा आज का अध्याय था कौन, वर्गीकी अध्याय था बेटा, इसके सारे प्रश्न हमारे क्या होते हैं आज समाप्त होते हैं, जो फिर कई सारे बेटा क्वेश्चन हमारे पूछे गए। ठीक है, रेलवे में उसको हम लेकर हाजिर हुए थे बेटा, क्या होते हैं सारे प्रश्न हमारे आज समाप्त होते हैं। कल हम लोग नया जगह देखेंगे, जंतु जगत के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैसे क्वेश्चन उसके पूछे गए। ठीक है ना, और लगभग बेटा ऐसे ही क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बाकी तब तक आप सभी से जय हिंद जय भारत।